हेलो दोस्तों, नमस्कार। इसके पहले वाली क्लास में अब तक हम लोगों ने कक्षा 10 के मैथ के 5वें चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी, उसके प्रश्नावली 3 के तीसरे प्रश्नों तक कर लिया था। तो आइए आज हम देखते हैं उसी प्रश्नावली के चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न ये है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। क्या श्रेणी दी गई है? 9, 17, 25। 9, 17, 25 इस हिसाब से श्रेणी है। इसमें 636 योग प्राप्त करना है तो कितने पद लेने चाहिए? योग कितना प्राप्त करना है? 636। तो कितने पद यानी कि यन का मान पूछ रहा है, कितने पद लेने चाहिए। यहाँ पे योगफल दिया है तो योगफल वाला हम फार्मूला लगाते हैं। योगफल का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn सम कितना दिया है? योगफल 636। यन निकालना है n/2, 2 गुणे ए यानी कि होता है पहला पद 9 प्लस यन तो निकालना है इसलिए n-1 गुणे डी के स्थान पे क्या रखना है? यहाँ पे दूसरे में से जब पहला घटाएंगे जो सार्वंतर होता है 17 में से जब 9 घटेगा तो 8 आएगा। अब इसको बारी बारी सॉल्व करते हैं। कोष्टक के बाहर 2 का भाग है तो इधर होगा गुणा। 2 का जब इसमें गुणा होगा तो 2 छंग 12 की 2, 2 3 6 1 7 और 2 छंग 12 और इधर बचेगा यन और कोष्टक के अंदर 9 दूनी 18 प्लस 8 का अंदर गुणा करें तो 8 यन माइनस 8 एकम 8, ये 1272 ऐसे ही रहेगा और बराबर यन और कोष्टक के अंदर 18 में से 8 जब घटेगा तो 10 और प्लस 8 यन 1272। अभी इधर हम कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे ही रहने देंगे। यन का अंदर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 10 यन प्लस यन का जब इसमें गुणा होगा तो 8 यन स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है द्विघात समीकरण के रूप का, तो जो बराबर की साइड ये है इसको भी हम इधर लाते हैं। तो इस बाकी क्वेश्चन को हम यहाँ पे करते हैं इधर। यहाँ पे पहले जो 2 घात वाला है, पहले बड़ी घात वाला उसको लिख देते हैं 8 यन स्क्वायर प्लस 10 यन और ये बराबर के उस साइड वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस में 1272 और बराबर 0। अब यहाँ पे एक चीज और हमें देखने को मिलेगी, सब में 2 का भाग हो सकता है, यानी कि सब में 2 कॉमन है तो 2 से इसको काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 यन स्क्वायर प्लस इसको 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा यन माइनस इसको 2 से भाग देंगे तो ये, क्योंकि 2 का जब मैंने गुणा किया था 636 था तो 2 से भाग देंगे तभी भी 636 आ जाएगा और बराबर 0। अब यहाँ पे एक द्विघात समीकरण हमारे पास तैयार हो गया। अब हम करते हैं इसका गुणनखंड। अगर आप लोगों ने चौथा पाठ पढ़ा होगा उसका नाम है द्विघात समीकरण। उस चैप्टर में एक फार्मूला है द्विघात समीकरण में यक्स की वैल्यू निकालने के लिए, यक्स बराबर माइनस बी और प्लस माइनस करड़ी के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a। ये सूत्र होता है द्विघात समीकरण में मूलों को ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे यक्स नहीं यन है तो हम यन लिखते हैं, यन बराबर माइनस बी। बी का मतलब होता है यक्स का गुणांक, यहाँ पे यन है तो यन का गुणांक हो जाएगा तो माइनस में 5 प्लस माइनस और करड़ी के अंदर बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा माइनस 4ac 4 गुणे ए यानी कि पहला ये होता है 4 और सी यानी कि ये तीसरा जो अचर पद होता है। यहाँ पे माइनस सहित रखना है तो माइनस में 636 और बटे 2a, 2 गुणे ए यानी कि यहाँ पे स्क्वायर वाला जो गुणांक है उसका। इसको और सॉल्व करें तो यन बराबर माइनस में 5 और प्लस माइनस करड़ी के अंदर 25 और यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 चौक 16। 16 में जब 636 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10,176, 10,176 और नीचे है 2 चौक 8। इसको और हम हल करें तो ये -5 और प्लस माइनस यहाँ पे जब इसको जोड़ेंगे
तो 10,176 में जब 25 जोड़ेंगे तो 10,201 हो जाएगा और नीचे 8। इसको और आगे हम करें तो -5 तो है ही, प्लस माइनस 10,201 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये 101 आ जाएगा और नीचे 8 होगा। तो यहाँ पे इतनी वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें यन निकालना है, तो यन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है तो -5 ये तो है ही। अब अगर प्लस वाला ले लें तो प्लस 101/8, इसका मतलब 101 में से 5 घटेगा तो ये आ जाएगा 96 और बटे 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। यन का मान आ गया 12। अभी यन का एक मान आया है, अभी दूसरा मान भी निकालते हैं यन का। माइनस में 5, इस बार माइनस लेंगे 101/8, तो 101 में 5 जब जुड़ेगा तो माइनस में 106 हो जाएगा और बटे 8, तो ये अग्राह्य हो जाएगा क्योंकि माइनस में कोई वैल्यू नहीं हो सकती, यन का मान माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए माइनस में नहीं तो प्लस में ही होगा। यन का मान आ गया 12। इस तरीके से चौथा प्रश्न सॉल्व होता है। आप लोग अगर इसको नोट करना चाहें तो नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न में यह कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो श्रेणी का प्रथम पद यानी कि ए दिया गया है 5, अंतिम पद यानी कि यल ये है 45 और योगफल यानी कि यश ये 400 दिया गया है। हमें बताना है पदों की संख्या यानी कि यन बताना है और सारवंतर यानी कि डी बताना है। तो हम योगफल का फार्मूला लगाते हैं, योगफल होता है n/2 और a प्लस यल, क्योंकि लास्ट पद दिया गया है तो यल लगा लेते हैं, a प्लस यल। यश के स्थान पे रखेंगे 400, यन निकालना है तो n/2 ऐसे ही रहेगा। a के स्थान पे दिया गया है 5 और प्लस यल के स्थान पे 45। 2 का इधर भाग है, इधर आएगा गुणा, तो 4 दूनी 800 हुआ और यहाँ पे बराबर यन और कोष्टक के अंदर यहाँ पे 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50। 50 का इधर गुणा है, इधर आएगा भाग होगा, तो यन बराबर होगा 800/50। 0 से 0 कटेगा, 5 से कटेगा 16 बार में, तो यन का मान आ गया 16। अब मेरा काम है डी निकालना, तो डी इधर निकालते हैं। डी निकालने के लिए योगफल वाला ही हम दूसरा सूत्र लगाते हैं। क्या दूसरा सूत्र है, यश बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यश के स्थान पे रखेंगे 400, यन के स्थान पे क्या रखेंगे, अभी यन का मान आया है 16, तो 16/2 कोष्टक में 2 गुणे ए यानी कि कितना है 5 है और प्लस यन यानी कि 16 -1 और गुणे डी तो निकालना ही है। 2 से ये कटेगा तो 8 बार में, और 8 का इधर गुणा है, कोष्टक के बाहर गुणा है तो इधर आ जाएगा भाग होगा। इधर कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, अब इधर से हट ही गया तो कोष्टक भी हटा देते हैं, क्योंकि कोष्टक के बाहर वाला ही खत्म है तो कोष्टक का कोई मतलब नहीं है। तो 5 दूनी 10 हो गया, प्लस 16 में से जाएगा 15 और 15 डी, 8 से कटेगा तो ये 50 बार में 50, 10 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस, 50 में से 10 घटेगा तो ये आ जाएगा 40 और बराबर 15 डी। डी का मान आएगा 40/15, 5 से काटेंगे तो 3 और 5 से काटेंगे तो 8, तो डी का मान आ गया 8/3। एक आंसर ये है यन का मान, एक आंसर ये है डी का मान। आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न ये है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इसका कितना योग है।
क्या क्या दिया गया है, प्रथम और अंतिम पद। प्रथम पद यानी कि ए दिया गया है 17 और अंतिम पद यानी कि यल दिया गया है, लास्ट जो पद होता है 350। और इसमें सार्वंतर यानी कि डी दिया गया है 9। कितने पद हैं यन पूछ रहा है, और हमें पूछ रहा है इसका योग यश पूछ रहा है। तो सबसे पहले यन निकालने के लिए, क्योंकि हमें ए और यल और डी सब दिया गया है, तो ए एन वाला फार्मूला लगा देते हैं। ए एन को ही यल कहा जाता है। क्या होता है फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके स्थान पे रख देंगे 350, ए के स्थान पे रखेंगे 17 और प्लस यन तो निकालना है यन माइनस 1, और गुणे डी के स्थान पे कितना रखेंगे 9। 17 इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस होगा, तो 350 में से जब 17 घटेगा तो 333 आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा यन माइनस 1 गुणे 9। 9 का इधर गुणा है, इधर आएगा भाग होगा, तो 333 में 9 का भाग देंगे और इधर बचेगा यन माइनस 1। 9 से जब भाग देंगे तो 9 तिरिक 27 और 6 बचा 63 हुआ, 9 सते 63, इधर यन माइनस 1। माइनस 1 इधर आएगा प्लस होगा, तो यन बराबर 37 और 1 38 हो जाएगा, 38। यन का मान निकल गया। अब हम निकालते हैं एस। तो एस बराबर सूत्र होता है यन बटे 2। क्योंकि मुझे ए भी मालूम है यल भी मालूम है, तो दूसरा वाला सूत्र फार्मूला लगाते हैं इसका, ए प्लस यल। यस के स्थान पे क्या रखना है, यस तो निकालना ही है। यन अभी को निकल गया 38 बटे 2, और कोष्टक में ए यानी कि 17 और प्लस यल, यल यानी कि लास्ट कितना है 350। 2 से काटेंगे तो ये 19 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 19 गुणे 17 में 350 अगर जोड़ दें तो आ जाएगा 367। अगर 367 में 19 का गुणा करें तो ये आ जाएगा 6973। तो यश का मान ये हो गया 6973। तो इसके भी दो आंसर यहाँ पे और यहाँ पे हमने निकाल दिए हैं। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न। इसमें यह कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। 22 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। यस 22 पदों का योगफल हमें बताना है, यस 22 तक का। और हमें क्या दिया गया है, d बराबर 7 दिया गया है, और हमें यह भी दिया गया है 22वां पद यानी कि ए 22वां जो पद है वो 149 है। 22वें पद को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 21d। ये तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। 22वां पद है तो a प्लस 21d। यहां से d का मान यहां पे रखते हैं तो a प्लस 21 गुणे d के स्थान पे 7 होगा बराबर 149। a प्लस 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147 हुआ, इधर 149। 147 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में होगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। a का मान आ गया 2। मुझे a नहीं पूछा है, मुझे तो यस 22वां पद पूछा है। तो यस 22 यानी कि पहले यस का फार्मूला लगाते हैं, n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस निकालना है तो यस ऐसे रहने देते हैं। यन पे क्या रखेंगे, क्योंकि 22वें पद तक निकालना है तो यन के स्थान पे 22 रखेंगे और 2 गुणे ए यहां से मिल गया है 2 प्लस यन 22 ही रखना है, और डी कितना रखना है, डी यहां से रखना है 7। बस इसी को हल कर देना है। 2 से कटेगा 11 बार, तो यहाँ पे 11, फिर कोष्टक में 2 दूनी 4 प्लस 22 में से घटेगा 21, और 21 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147 होगा। यहाँ पे 11 गुणे 147 में 4 जोड़ेंगे तो 151 होगा। 151 में 11 का गुणा करें तो 11 एकम 11, 11 पचे 55, 1 हासिल 56, 11 एकम 11 और 5 हासिल 16, तो 1661 आ जाएगा यश का मान। तो ये होता है 22 पदों का योगफल। आप लोग ये क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
8वें प्रश्न में ये कहा है कि उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। 51 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, यानी कि क्या बताना है, यस 51 पदों तक का योगफल ये हमें बताना है। और हमें ये दिया गया है दूसरा और तीसरा पद, ए दूसरा दिया गया है 14 और ए तीसरा दिया गया है 18। तो यहां से ए दूसरे को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए प्लस डी, तो यही तो 14 है, इसको समीकरण 1 रख देते हैं। ए तीसरे को हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस 2d, इसको 18 लिख देते हैं, ये समीकरण 2 लिख देते हैं। ऐसा सवाल आप लोगों ने पीछे बहुत पढ़ा है, तो समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे, बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे, तो ए से ए कट गया, 2 में से डी, 2d में से एक डी घटेगा तो डी आ गया, और 18 में से 14 घटेगा तो 4 आ गया, डी का मान आ गया 4। मुझे डी से मतलब नहीं है, मुझे क्या पूछा है, मुझे तो पूछा यस 51 पदों का योगफल है। यहां से अगर डी आया तो हम समीकरण 1 से या 2 से ए का मान भी निकाल सकते हैं। तो यहां से लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जहां पे डी है वहां पे 4 रखेंगे, तो यहाँ पे ए है प्लस 4 बराबर 14, तो यहां से ए का मान आ गया, इधर 4 माइनस होगा तो 10, ए का मान आ गया 10। मुझे योगफल निकालना है, तो योगफल वाला फार्मूला लग देते हैं n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस तो निकालना है, n कितने पदों तक निकालना है, 51 पदों तक, तो 51 बटे 2 कोष्टक में 2 गुणे a के स्थान पे क्या रखना है 10, और प्लस n के स्थान पे रखना है 51 माइनस 1, और गुणे d के स्थान पे क्या रखना है 4। तो यहां से हुआ 51 बटे 2, और यहाँ पे 10 दूनी 20 हुआ, और प्लस 51 में से 1 घटेगा तो 50, और 50 में 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 200। यहाँ से 51 बटे 2 ऐसे ही रहेगा, गुणे 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220, और 2 से जब ये कटेगा तो 110 आ जाएगा। अब 51 में 110 का गुणा करें तो यहाँ पे 0 पहले लिख देंगे, 11 एकम 11, 11 पचे 55 और 1 56, तो यहाँ पे s का मान आ गया 5610। इस प्रकार से 8वां क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं 9वां प्रश्न। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दिया है, प्रथम 7 पदों का योग, यानी कि यस 7 की वैल्यू दी गई है, ये है 49, और हमें बताया है कि प्रथम 17 पदों का योग, यस 17 ये दिया है 289, तो हमें इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, n पदों का योग। अगर ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आता तो हम थोड़ा सा एफर्ट लगा सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगा सकते थे, और बड़े आसान तरीके से इसका आंसर निकाल सकते थे। यहाँ पे 7 पदों का योगफल पूछा, ये 49 दिया है, 17 पदों का योगफल 289 दिया है, इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, अगर हम देखें तो 7 का स्क्वायर कर रहा है, 7 का वर्ग कर रहा है 49, 17 का वर्ग कर रहा है 289, तो ऐसे n का वर्ग हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब आंसर n स्क्वायर आता। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो हम डायरेक्ट लगा देते, लेकिन यहाँ पे हमें सॉल्व करके दिखाना है कि इसका आंसर n स्क्वायर कैसे आएगा। तो आइए उसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यह 7 और यह 17 का मान दिया गया, तो इसके हिसाब से हम फार्मूला लिखते हैं। यह तो 7 को कैसे लिख सकते हैं, पहले यस का फार्मूला क्या होता है, यस n बराबर होता है n बटे 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि अब आपको भी अच्छे से याद हो जाए। यहाँ पे यस n दिया गया, हमें 7वें पद का योग निकालना है, तो यस 7 के स्थान पे क्या रखेंगे 49, और यहाँ पे n के स्थान पे क्या रखेंगे 7वें पद का निकालना है, तो n के स्थान पे 7 और 2a, a नहीं मालूम है तो पूरा लिखते हैं 2a प्लस n भी नहीं, अच्छा n मालूम है, n 7 है तो 7 माइनस 1, डी नहीं मालूम है तो डी के ऐसे लिख देते हैं
7 से ये कटेगा 7 बार में और 2 का गुणा होगा 2 सते 14। इधर क्या बचा 2a प्लस 7 में से 1 घटेगा 6 बचेगा 2a प्लस 6d। इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार से यह 17 को भी लिखते हैं, तो यह 17 के स्थान पे लिख देंगे 289 बराबर, यहाँ पे 17 पदों का है तो 17/2 और कोष्टक में 2a प्लस 17 माइनस 1 और गुणे डी। 17 से 1 कटेगा 17 बार में, 2 से इधर गुणा होगा 17 दूनी 34 और इधर 2a प्लस 17 में से घटेगा 16d। तो यहाँ पे समीकरण 2 यहां से हमें 2 समीकरण मिल गए। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। फिर से वही काम, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, तो समीकरण 2 माइनस 1 से बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो पहले हम इधर का लिख देते हैं। 34 में से 14 जब घटाएंगे तो आएगा 20 और इधर 2a से 2a कट गया, ये कट जाएगा। 16 में से 6 घटेगा तो ये आ जाएगा 10d। तो यहां से d का मान आ गया 10 का इधर जाएगा भाग होगा तो 2 आ जाएगा, d बराबर आ गया 2। d का मान हमें मिल गया। अब d का मान मिल गया तो समीकरण 1 से a निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से यहाँ पे 14 है तो 14 बराबर 2a प्लस 6 गुणे डी के स्थान पे 2, तो ये 14 बराबर 2a प्लस 6 दूनी 12। 12 इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस, 14 में से 12 घटेगा 2 बराबर 2a। तो a बराबर 2 का इधर गुणा इधर जाएगा भाग, तो 2 से 2 का भाग होगा तो 1 आ जाएगा। a का मान आ गया 1। हमें d और a आ गया, लेकिन मेरा काम है यस एन निकालना। तो यस एन का फार्मूला अभी मैंने यहाँ पे फिर से लिखा है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें इन सब वैल्यू को रखते हैं तो यस एन तो निकालना ही है, यन रख देंगे क्योंकि यन पदों तक का निकालना है। 2 गुणे a के स्थान पे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे 2। तो Sn बराबर होगा n/2, यहाँ पे 2 1 कम 2 प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2n माइनस 2, माइनस 2 से प्लस 2 खत्म हुआ तो यहाँ पे क्या बचेगा। अब मैं बाकी इधर लिखता हूं, तो Sn बराबर n/2 गुणे 2n, 2 से 2 भी खत्म हुआ तो Sn बराबर हो गया n स्क्वायर। यही तो मैंने शुरू में ही बताया था कि n स्क्वायर आएगा और इस प्रकार से हमने सॉल्व करके n स्क्वायर ला दिया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वें प्रश्न में ये करा है कि दर्शाइए कि a1, a2 ऐसे ही चलती जाए an तक, उससे एक श्रेणी बनती है, समांतर श्रेणी बनती है। यदि an नीचे दिए गए अनुसार के हिसाब से परिभाषित है, जिसमें an का कुछ मान दिया गया है, तो उसके हिसाब से हमें प्रथम 15 पदों का योगफल बताना है। उसके हिसाब से 15 पदों का योगफल। तो आइए पहले लिखते हैं एक श्रेणी क्या है, a1 a2 an तक है। उसमें जो पहला कंडीशन हमें दिया गया है उसमें ये दिखा गया कि an बराबर है 3 प्लस 4n, और इधर दूसरा कंडीशन भी हम लिख देते हैं, इसमें an है 9 माइनस 5n। इस हिसाब से an के स्थान पे अगर 1 2 3 ऐसे रखते जाएं तो एक श्रेणी बनेगी, और श्रेणी बनने के बाद हमें 15 पदों तक योगफल निकालना है। तो सबसे पहले तो हम श्रेणी बनाने के लिए अलग अलग जो पद हैं, a1 क्या होगा, a2 क्या होगा, a3 क्या होगा, उसको निकालते हैं। तो सबसे पहले n के स्थान पे बारी बारी से रखते हैं। n बराबर 1 2 3 4 रखने पर इस हिसाब से रखेंगे। तो यहाँ पे n के स्थान पे 1 रखेंगे तो a1 हुआ, जिसको a कह सकते हैं। तो यहाँ पे 3 प्लस 4 गुणे 1 होगा, क्योंकि n के स्थान पे 1 रखना है तो 4 एकम 4 हुआ, और ये बराबर हुआ 7। ऐसे ही a2 रखेंगे तो ये तो 3 तो है ही, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 यहाँ पे रखेंगे तो 2 4 8, 11 हुआ। a3 रखेंगे तो यहाँ पे ये 3 है ही, हमें इसी में वैल्यू रखनी है, जहां जहां n है वहां पे 3 रखेंगे। तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 4 12 हुआ, और 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15।
तो इस प्रकार से जो एपी हो गई हमारे पास क्या हो जाएगी 7, 11, 15 इस हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो एक श्रेणी है, तो यहां से हमें एक श्रेणी मिल गई। अब इसी का हम 15 पदों तक योगफल निकालते हैं। तो S15 निकालेंगे तो n/2 फार्मूला क्या होता है n/2 यानी कि 15/2 और 2a 2 गुणे a यानी कि 7 प्लस n-1 n के स्थान पे रखेंगे 15 माइनस 1 और गुणे d के स्थान पे क्या रखेंगे, ये कितना बढ़ रहा है, इसे 4 बढ़ रहा है 4। तो यहाँ पे ये 15/2 हो जाएगा, 2 सते 14 और प्लस 15 में से घटेगा 14 और 14 चौका 56। तो यहाँ से 15/2 गुणे 56 में 14 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 70। 2 से घटेगा 35 बार में और 35 में जब 15 का गुणा होगा तो 15 पचे 75 की 5, 15 तिया 45 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 52 यानी कि 525। इस श्रेणी के 15 पदों तक का योगफल होगा 525। ठीक इसी प्रकार से हम इसका करते हैं। तो आइए इसको भी देखते हैं। इसमें भी n के स्थान पे बारी बारी से हम मान रखेंगे। तो इसमें भी एक a1 आएगा। a1 का मान कितना आएगा, जहां जहां n है वहां पे 1 रखेंगे। तो 9 माइनस 5 एकम 5 यानी कि यहां से मिला 4। a2 ये 9 माइनस 5 दूनी 10 यहां से मिला -1। a3 9 माइनस 5 तिहाई 15 यहां से मिला -5। तो इस प्रकार से एपी बन गई। एपी क्या हो जाएगी 4 -1 -5, ऐसा ही श्रेणी बन जाएगी। अब इसमें भी हमें 15 पदों तक का योगफल निकालना है। यस 15 बराबर 15/2 कोष्टक में, अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ। वैसे भी ये फार्मूला बार बार हो रहा है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फार्मूले के हिसाब से हम रखते हैं। तो n/2 यानी कि 15/2 हो गया। कोष्टक के अंदर 2a 2 गुणे a यानी कि क्या रखना है 4 और प्लस n-1 यानी के स्थान पे 15 -1 इंटू डी के स्थान पे क्या रखेंगे, यहाँ पे -5 नहीं, जब 15 में से 9 घटेगा तो 6 आएगा। यहाँ पे गलती हो गई थी, 6 हो जाएगा। तो अब कितना हुआ, ये -5 बढ़ रहा है तो -5 लिखेंगे। तो यहां से हो जाएगा ये 15/2 और 2 चौक 8 प्लस ये 14 हुआ। 15 में से घटेगा 14, 14 25 70, तो यहाँ माइनस में 70 आ गया। 15/2 गुणे -70 है और प्लस 8 यानी कि माइनस में 62। 2 से घटेगा 31 बार में, तो 15 गुणे माइनस में 31। यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 15 कम 15 और 15 तिया 45 एक 46 माइनस में 465 आएगा। तो इस सवाल का भी आंसर यहाँ पे आ गया। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आइए देखते हैं 11वां प्रश्न। इसमें लिखा गया यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात यशवन क्या है। प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इस प्रकार तीसरे 10वें और n वें पद ज्ञात कीजिए। इसमें कई चीज पूछा गया है, तो आइए पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, क्या पूछा है। प्रथम n पदों का योग दिया गया है, इसका मतलब यस n यहाँ पे दिया गया है, यस n। और वो क्या दिया गया, 4n माइनस n स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। और इसका प्रथम पद अर्थात क्या पूछा है, S1। एक वही उसने यशवन कह दिया है, प्रथम पद ये पूछा है। और प्रथम 2 पदों का योग, 2 पदों का योग पूछा है तो S2 पूछा है। दूसरा पद पूछा है यानी कि A2 पूछा है। इस प्रकार तीसरे 10वें, तीसरा पद, 10वां पद और n वां पद, इतने चीजें पूछी गई है हमसे। यहाँ पे हमें यस n का स्थान दिया 4n माइनस n स्क्वायर और हमसे यस1 यानी कि पहला पद पूछ रहा है। तो यस1 जिसको हम a कह सकते हैं, ये कितना होगा, इसके हिसाब से जहां पे n है वहां पे 1 रखेंगे। तो 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 एकम 4 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। 4 में से 1 घटेगा तो ये आ जाएगा 3।
तो एक आंसर तो मेरा ये आ गया यस1 बराबर 3। अब मुझे निकालना है यस2। यस2 क्या हो जाएगा, जहां पे एक है वहां, जहां पे n है वहां पे 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, तो यस2 का मान आ गया 8 में से 4 घटेगा 4। एक आंसर यहां पे आ गया। अब आइए हम इधर देखते हैं, 2 आंसर मेरे आ गए, मुझे निकालना है A2। A2 यानी कि दूसरा पद। अब दूसरा पद आएगा कैसे, मुझे तो ये जो रिलेशन है वो यस में दिया गया है और मुझे ये पद पूछ रहा है सब ए में। एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, जैसे मेरे पास ये 2 है, 4 है, 6 है, एक श्रेणी है इस प्रकार से। इसमें हम अगर यस1 कहें तो ये हो जाएगा यानी कि 2। यस2 कहें, यस2 कहने का मतलब A1 होगा प्लस A2, दोनों को जोड़ने पे ही क्या आ जाएगा, यस2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या निकला कि यहां से अगर A2 निकालना है तो S2 में से A1 घटा दें तो हमें A2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मुझे यस2 भी मालूम है और मुझे A1 यानी कि यस1 भी मालूम है, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहां से। तो आइए हम निकालते हैं A2। पहले इसको लिख लेते हैं, ये रफ वर्क है, इसको हटा देंगे। फिर A2 निकालना है, A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से भी मैंने देखा यस2 माइनस S1 क्या आ जाएगा, यस2 का मान है 4 और माइनस यस1 का मान है 3, 4 में से 3 घटेगा 1, तो एक आंसर यहां से आ गया। अब मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। अब इसका काम खत्म हो गया है, 3 आंसर तो मेरा आ गया। अब मुझे निकालना है A3। तो A3 कैसे निकालेंगे, अगर मुझे A2 निकालना था तो मैं यस2 में से यस1 घटाया था, अगर मुझे A3 निकालना है तो मुझे यस3 में से यस2 को घटाना होगा। और यस3 है कितना, यस3 यहां से आएगा, यहां से यस3 हम यहीं पे निकाल देते हैं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। तो यस3 निकालने के लिए 4 3 12 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी कि यस3 कितना आ गया 3। तो यहां से S3 3 आ गया, माइनस यस2 कितना है 4, तो यहां से आ गया माइनस में 1। A3 का मान आ गया माइनस में 1। A3 तक मेरा आंसर आ गया। मुझे निकालना है A10वां पद। A10वें को इस हिसाब से रखते हैं, एक पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा, जो निकालना है उसी में से उसका पहला वाला माइनस करते हैं, तीसरा निकालना है तीसरा में से दूसरा घटा देंगे। तो ऐसे 10वां निकालना है तो S10 में से S9 घटा देंगे और यस 10वां पद क्या होगा, वहां पे जब 10 रखेंगे तो 10 चौक 40, यहाँ पे S10 भी निकाल लेते हैं। यस 10 पहले कितना होगा, 4 दहा में 40 और माइनस 10 का स्क्वायर 100 होगा, यहाँ पे माइनस में 60 आ गया। यस 9 अगर निकालें तो 9 चौक 36 और माइनस 9 का स्क्वायर 81। यस 9 का मान कितना आ जाएगा, 36 में से 81 घटेगा तो माइनस में आंसर आएगा, 11 में से 6 जाएगा 5 और 7 में से 3 जाएगा तो ये 4, माइनस में 45। तो यस 10 कितना है, माइनस में 60 और माइनस यहाँ माइनस में 45, तो माइनस 60 और माइनस माइनस प्लस 45 यानी कितना आ गया, माइनस 15। तो 10वां पद आ गया माइनस में 15। तो यहाँ पे 10वां पद आ गया माइनस में 15। अब एक लास्ट और बचा है, an निकालना है। तो an निकालने के लिए क्या करेंगे, Sn में से घटा देंगे Sn माइनस 1 को, Sn में से उससे एक पहले वाला घटाएंगे n माइनस 1 को। Sn तो दिया ही है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है, माइनस यस n माइनस 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे वो भी निकाल लेते हैं, यस n माइनस 1, जहां जहां n है वहां n माइनस 1 रखते हैं, तो 4 फिर n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 4n माइनस 4 होगा, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो यहाँ पे 4n माइनस 4 अंदर गुणा होगा तो माइनस n स्क्वायर माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2n, यहां से होगा माइनस में n स्क्वायर, 4n यहाँ पे है और 2n यहाँ पे है तो 6n, माइनस 4 और माइनस 1 तो माइनस 5। तो इतना रखेंगे इसके स्थान पे,
माइनस में n स्क्वायर प्लस 6n माइनस में 5, तो यहाँ से 4n माइनस n, तो यहाँ से होगा 4n माइनस n स्क्वायर, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा n स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 6n और माइनस माइनस प्लस 5, यहाँ पे होगा माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कट गया, 4n में से 6n घटेगा तो माइनस में 2n और प्लस 5, तो ये आ गया an। तो इस प्रकार से ये सवाल भी सॉल्व होता है। ये सवाल वैसे काफी लेंदी था, लेकिन आप इसको अगर एक बार अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, केवल कैलकुलेशन है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ऐसे 40 धन पूर्णांक हमें ज्ञात करना है, उनका योगफल ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य पहली क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, दूसरी 12, तीसरी 18, इस प्रकार से हमें बताना है 40 पदों तक योग, यानी कि यह 40 तक हमें बताना है। तो बस फार्मूला रख देते हैं। फार्मूला क्या होता है, n बटे 2 यानी कि 40 बटे 2, फिर 2a 2 गुणे a यानी कि पहला पद 6 प्लस n माइनस 1 यानी कि 40 माइनस 1 और गुणे d, 6 का अंतर है तो 6 रख देंगे d के स्थान पे, 2 से कटेगा ये 20 बार में, तो 20 हो गया, 6 दूनी 12 प्लस 40 में से घटेगा 39 और 39 में जब 6 का गुणा करेंगे तो 6 9 54 और 6 3 18 और 18 5 23, 234 आ गया। यहाँ पे 20 गुणे 234 में 12 जोड़ेंगे तो 246। अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौक 8 1 9 और 2 दूनी 4, 4920। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4920। अब देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वें प्रश्न में क्या कहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, ठीक यही क्वेश्चन है, गुणजों का योग यानी कि 8 का गुणा करते जाएं, ऐसे 8 16 8 त्रिक 24, ऐसे ही 15 बार गुणा किया जाए यानी कि 15 अठे 120 हो जाएगा। तो इसका योगफल हमें बताना है। एस एन फार्मूला क्या होता है, n बाई 2, क्योंकि यहाँ पे पहला और अंतिम हमें दोनों मालूम है तो इसलिए a प्लस यल वाला लगा देते हैं। यहाँ पे अंतिम नहीं मालूम था तो इसलिए हम ये फार्मूला बड़ा वाला लगाए हैं। यहाँ पे अंतिम मालूम है तो a प्लस यल वाला लगा देते हैं और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें तो यहाँ पे हमें 15 गुणजों का योग निकालना था, यानी कि 15 पदों तक का योगफल। तो n के स्थान पे 15 बटे 2 गुणे कोष्टक में a यानी कि 8 और प्लस यल यानी कि 120, 15 बटे 2 और गुणे 128, 2 से काटेंगे तो 64 बार में कटेगा, तो 15 गुणे 64, 15 में 64 का गुणा होगा, 15 चौका 60 और 15 छक्का 90, 90 छः 96, तो 15 पदों का योगफल आ गया 960। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं 14वां प्रश्न। इसमें लिखा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका योग ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल बहुत ही सिंपल है। 0 और 50 के बीच में हमें क्या निकालना है, विषम संख्याएं निकालनी है पहले, उसके बाद उसका योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहली विषम संख्या 1 3 5, इस हिसाब से 50 के पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी, 49। अब इसका योगफल हमें बताना है। तो यस n का फार्मूला क्या होता है, n बाई 2 और a प्लस यल, पहला मालूम है और अंतिम मालूम है। अब बात आती है कि यहाँ पे n कितना है। n कितना है, जितनी भी संख्याएं होती हैं उसमें से आधी सम होती हैं, आधी विषम होती हैं। यानी कि 0 से 50 तक में 25 संख्याएं सम होंगी, 25 संख्याएं विषम होंगी। अगर फिर भी निकालने में कंफ्यूजन है कि अगर मान लीजिए 50 नहीं वो 51 हो तो उसमें सम विषम क्या हो जाएंगे। जब कुल संख्या ही विषम नंबर में है, जैसे 50 यहाँ तक है, 50 का आधा कर दें, अगर मान लीजिए यहाँ पे 51 है, 51 का आधा तो हो नहीं सकता, तो 51 से जस्ट पहले 50 है,
आधे से एक ज्यादा हो जाएगा वो विषम, यानी कि विषम संख्या हमेशा एक ज्यादा होती है, यानी कि विषम वाली संख्या ही ज्यादा होती है। अगर अब भी नहीं समझ आया तो यनवा पद निकाल लीजिए, यन का मान निकल जाएगा। यनवा पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यनवा पद यानी कि लास्ट वाला 49 है, ए यानी कि पहला पद 1 है, यन निकालना है, और डी कितना है, वहां पे दो दो का गैप है, एक इधर जाएगा माइनस होगा तो 48, और इधर यन माइनस 1 गुणे 2, 2 से इधर कटेगा तो 24, और बराबर यन माइनस 1, माइनस 1 इधर जाएगा प्लस हो गया तो यन का मान आ गया 25। ऐसे हम यन का मान भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग को जैसे समझ में आता है तैसे कीजिए। अब आइए बढ़ते हैं यहाँ पे, यन के स्थान पे क्या रखेंगे, 25, 25/2, और ए यानी कि पहला और यल यानी कि लास्ट, 25/2 और गुड़े यहाँ पे 50 हो जाएगा, 2 से कटेगा 25 बार में, और 25 में 25 का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 625। तो यहाँ पे योगफल निकल चुका है, 1 से लेके 50 तक की जितनी भी विषम संख्या है उसका योगफल हमने निकाल दिया। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार से है। कहीं पे एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पे किसी चीज का ठेका है, और वहां से जो देरी से काम करने के लिए कुछ जुर्माना रखा गया है। जुर्माना इस प्रकार से है कि पहले दिन के लिए 200 रुपए जुर्माना है, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, अर्थात उत्तर दिन का जुर्माना अपने से पहले दिन के ठीक जुर्माने से 50 रुपए अधिक है, यानी कि हर दिन का जुर्माना कितना है, पहले वाले से 50 रुपए ज्यादा है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के तौर में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। अगर कार्य करने में 30 दिन का विलंब कर देगा तो जुर्माने में कितना पैसा उसको भरना होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे पहले दिन का जुर्माना कितना है, 200 रुपए है, 200, फिर है 250, फिर है 300, ऐसे ही 30 दिन तक जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एपी हमें दिख रही है, एक समांतर श्रेणी दिख रही है। अब अगर हमें समांतर श्रेणी दिख रही है तो इसका योग निकालेंगे। योग के लिए फार्मूला Sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यन के स्थान पे कितना दिन का है, 30 दिन का, तो 30/2, 2 गुणे ए यानी कि पहले दिन का जुर्माना 200 रुपए है, प्लस यन यानी कि 30 माइनस 1 गुणे डी। डी कितना है, अपने से कितना है अधिक है, 50 अधिक है, 2 से काटेंगे 15 बार में कटेगा, तो 15, 2 दूनी 400, प्लस ये 29 गुणे 50 हो जाएगा, ये 15, 400 प्लस 29 में 50 का गुणा करेंगे, जीरो रहेगा, 5 9 45 की 5 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14, तो ये 1450, ये 15, फिर कोष्टक में 1450 में 4 जोड़ेंगे तो 1850 हुआ। अब अगर इन दोनों का गुणा करें, 15 का गुणा जीरो में होगा, 15 जीरो में जीरो होगा, 15 पचे 75 की 5 हासिल लगा 7, 15 अठे 90, 15 अठे 120, और 120 में 7 जोड़ेंगे तो 127, 12 हासिल लगा, 15 कम 15 में 12 जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा, 27। तो उसको जुर्माना टोटल देना पड़ेगा 27,750 रुपए। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन। इसमें लिखा गया किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन करने के लिए 7 नगद पुरस्कार रखे गए हैं, और 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि पहला पुरस्कार अपने पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि किसी स्कूल में विद्यार्थियों को उनको प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार रखे गए हैं, और पूरी राशि 700 रुपए की भी है, और जितनी भी राशियां हैं, जितने भी पुरस्कार हैं, हर पुरस्कार की राशि अपने पहले वाले से 20 रुपए कम है। तो हमें बताना है प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या होगा। तो मान लेते हैं पहली राशि जो है, माना पहली राशि x रुपए की है, x रुपए,
तो इस प्रकार से और सारे पुरस्कार क्या हो जाएंगे, पहली अगर यक्ष है तो दूसरी यक्ष में से 20 घटेगा, तीसरी फिर 20 घटेगा, चौथी इसमें से फिर 20 घटेगा, ऐसे 20 घटाते जाएं, ये 80 होगा, गिनते भी रहे कितना हुआ, कितने पुरस्कार हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक और यक्ष माइनस 120, तो ये 7 पुरस्कार हो गए। अब सबका योग 700 रुपए है, इसका मतलब यक्ष प्लस एक्स माइनस 20 प्लस यक्स माइनस 40 फिर प्लस यक्स माइनस 60 प्लस यक्स माइनस 80 प्लस यक्स माइनस 100 प्लस यक्स माइनस 120 बराबर 700। जितने यक्ष है सबको जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यक्ष है, 7 यक्ष। उसके बाद संख्याएं क्या है, -20, सभी माइनस में है, तो 20 40 20 60 60 120, 120 में 80 जोड़ेंगे 200, 201 300 और 300 में 120 जोड़ेंगे तो 420 और इधर है 700। ये 420 उस साइड जाएगा तो प्लस हुआ, तो 700 प्लस 420, 7 यक्ष बराबर 1120 हुआ, यक्ष का मान आ गया 1120 बटे 7, 7 से जब काटेंगे तो 7 एकम 7, 4 बचा 7 छम 42, यानी कि 160 रुपए, ये पहली राशि हो गई 160 रुपए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुरस्कार की राशि, पुरस्कार की राशि पहली कितनी है 160 रुपए, दूसरी उसमें से 20 कम कर दें क्योंकि 20 20 कम है, 140, 120 रुपए, फिर 100 रुपए, फिर 80 रुपए, फिर 60 रुपए, फिर 40 रुपए, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, हाँ यही 7 राशियां हैं जो पुरस्कार की राशि है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन में है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। बहुत अच्छी बात है, वायु प्रदूषण कम करने के लिए विद्यार्थियों ने पेड़ को अंदर और स्कूल के बाहर लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कक्षा 1 का अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार से कक्षा 12 तक चलता रहेगा। यदि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल कितनी संख्या होगी। हर कक्षा में 3 अनुभाग, जिसको हम सेक्शन कह सकते हैं, हर कक्षा में 3 सेक्शन है, तो इस प्रकार से पहली कक्षा के हर एक सेक्शन के बच्चे एक एक पेड़ लगाएंगे, दूसरी कक्षा के हर एक सेक्शन के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे, तीसरी कक्षा के हर एक सेक्शन के बच्चे 3 पेड़ लगाएंगे। इसी प्रकार से 12 तक चलता रहेगा। यहाँ पे लिखते हैं कक्षा 1 के सभी अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ कितना हो जाएंगे, 3 अनुभाग है 3 और हर अनुभाग 1 पेड़ लगा रहे हैं, यानी कि टोटल 3 पेड़ हो जाएंगे। ऐसे ही कक्षा 2 के सभी अनुभाग द्वारा 2 के भी 3 अनुभाग हैं और कक्षा 2 के हर बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे, अनुभाग के 2 पेड़, तो यहाँ पे 6 हो गया। ऐसे ही कक्षा 3 के कितने हो जाएंगे, 3 अनुभाग तो सब में है, ये तीसरी क्लास है, 3 3 का 9 हुआ। ऐसे ही 12 का निकाल लेते हैं, कक्षा 12 के, तो 3 गुणे 12 यानी कि 36। तो यहाँ पे हमें एक श्रेणी दिख रही होगी 3 6 9 ऐसे 36 तक। तो सबका योगफल निकाल लेते हैं, कुल पेड़ों की संख्या बतानी है, तो योग कितना हो जाएगा, योग बराबर होता है n/2 a + l। वो बड़ा वाला फार्मूला भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें पहला और अंतिम मालूम है तो हम ये वाला लगा देते हैं। n कितना है, 12 कक्षा है, n/2, a कितना है, पहली कक्षा के 3 और लास्ट वाले 36, 2 से कटेगा 6 बार में, तो
6 गुड़े 36 और 3 39, 6 का गुणा करेंगे 6 9 में 54 और 36 18 और 5 18 5 23, तो टोटल 234 पेड़ लगाए जाएंगे। अगर एक स्कूल के बच्चे 234 पेड़ लगाना चालू कर दें तो हमारा पर्यावरण बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे तो ये क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन रियल लाइफ में भी अगर ऐसा होने लगे तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारा पर्यावरण बहुत ही सुंदर हो जाएगा और बहुत ही स्वच्छ हो जाएगा। तो हम सभी को पेड़ लगाना चाहिए। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। देखते हैं 18वां क्वेश्चन। इसमें लिखा गया है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेमी, 1.5 सेमी, 2 सेमी, ऐसे ही उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? पाई का मान हमें दिया गया है 22/7। यहाँ पे चित्र क्या है? एक सर्पिल बनाया गया है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा गया केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, एक केंद्र है और बारी बारी से ए और बी को लेते हुए, ए और बी को बारी बारी से हमें केंद्र लेना है। कभी ए केंद्र हो जाएगा, कभी बी केंद्र हो जाएगा। पहले के लिए ए केंद्र था, तो ए से बी तक यहाँ पे R1 पहला त्रिज्या कितना है? 0.5 सेमी। R2 दिया है 1.0 सेमी। R3 यानी कि ये दिया है 1.5 सेमी। R4 2.0 सेमी। ऐसे ही सब बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? आधा आधा, मतलब 0.5 बढ़ रहा है। ऐसे ही बढ़ाते जाएं तो हमें कहां तक लेना है? 13 तक। तो ऐसे ही 13 तक लेके 13 अर्धवृत्त बनाने हैं, तो टोटल लंबाई क्या हो जाएगी? पहला R1 हमें दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? लंबाई निकालने के लिए परिधि की जरूरत होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। लेकिन ये सभी अर्धवृत्त है, पूरे वृत्त नहीं है। अर्धवृत्त है तो आधा हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो कितना हो गया? πr। अभी पाई का मान नहीं रखते हैं, पाई लास्ट में रखेंगे। तो r क्या है? पहले के लिए 0.5, तो 0.5 पाई ये पहली परिधि है, यानी कि P1 मान लेते हैं। ऐसे ही P2 कितना आ जाएगा? इस बार एक में गुणा होगा, 1.0 गुणे पाई, यानी कि केवल पाई। ऐसे ही P3 कितना होगा? 1.5 पाई। P4 कितना होगा? 2.0 पाई। ऐसे ही चलता रहेगा P13 तक। अब इसका योगफल, योगफल के लिए फार्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n के स्थान पे रखेंगे 13, 2a, 2 गुणे a, यानी कि पहला कितना है? 0.5 पाई, और प्लस n यानी कि 13 माइनस 1, और d कितना है? कितना कितना बढ़ रहा है? 0.5, 0.5 पाई। डी क्या होगा? दूसरे में से पहला, या फिर इसमें से ये, तो पाई में से 0.5 पाई निकलेगा, तो ये 0.5 पाई बचा रहेगा। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे और देखते हैं 13/2 गुणे, आपको दिख रहा होगा अंदर 0.5 पाई, यहाँ पे भी 0.5 पाई, यहाँ पे भी है। बाहर ले लेते हैं कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा? 2 बचेगा, प्लस 13 में से घटेगा 12, तो केवल 12 बच जाएगा। ये 13/2 गुणे 0.5 पाई, फिर गुणे 12 तो 14, और भी सॉल्व करें तो 13/2 गुणे 0.5, अब पाई के स्थान पे 22/7 रख देंगे, और फिर गुणे 14, 7 से कटेगा 2 बार में, और है 2 से 2 कट गया। यहाँ पे क्या बच रहा है? 13 बच रहा है, और 0.5 का जब हम गुणा 22 में करेंगे तो 22 पंजे, तो 22 पंजे 110 होता है। 110 लगाएंगे, लेकिन एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे,
तो 13 गुणे 11, 13 धाम 130 और 13 143 हो जाता है, तो 143 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन। इसमें लिखा गया 200 लट्ठों की ढेरी को इस प्रकार से रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे और उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, फिर उसके अगली वाली पंक्ति में 18, ऐसे ही कम होते जा रहे हैं। तो बोल रहा है कि 200 लट्ठों को कितनी पंक्तियों में रखा जाए तथा ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे। बहुत सारी बल्लियों को, बहुत सारे लट्ठों को रखा गया है, नीचे 20 रखा गया, उसके ऊपर 19 ठो, फिर 18 ठो, ऐसे ही रखा गया है। तो ये पूछ रहा है कि कितनी पंक्तियों में 200 कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद ऊपर वाले में कितना आएगा। तो यहाँ पे अगर हम एपी लिखेंगे, एक समांतर श्रेणी लिखें, तो पहले में 20 रखा जाएगा, फिर 19, फिर 18, ऐसे ही रखा जाएगा। ये हमें नहीं मालूम है लास्ट में कितना आएगा, और हमें योगफल दिया है पूरा कितने लट्ठे हैं, 200 लट्ठे हैं। एक एपी दी गई है, उसका योगफल हमें दिया गया है। तो हम योगफल का सूत्र लगा लेते हैं। Sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn के स्थान पे 200 है। यन ही तो पूछा है कितने पंक्तियां होंगी, n/2, 2 गुणे ए यानी कि पहला 20 प्लस n माइनस 1, डी कितना रखना है, क्योंकि ये कम होता जा रहा है तो -1 रखेंगे। ये 200 इधर गुणा हो जाएगा, 400 हुआ, इधर n 20 दूनी 40, और इसका जब इसमें गुणा करेंगे, माइनस का गुणा होगा तो -n और माइनस माइनस ये +1, ये 400 हुआ, ये 40 में 1 जुड़ेगा 41 और बाहर n हुआ तो 41n, और इसका इसमें गुणा होगा तो -n²। ये द्विघात समीकरण बन रहा है, सबको एक तरफ करते हैं, n², ये माइनस वाला इधर आएगा, ये वाला भी इधर आएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो पहले से ही है प्लस रहेगा। ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए 400 में 1 का गुणा करेंगे, क्योंकि इसके जो गुणांक होता है इससे गुणा होता है, तो 400 का गुणनखंड कितना आ जाएगा, 200, 100, ये 50, 25, 5, ये 5। अब इन्हीं सब में हमें ऐसा लेना होगा कि जोड़ने या घटाने पे 41 आ जाए, गुणा करने पे 400 तो आएगा ही। तो हम ऐसे ले लें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 5 25 25, 16 और 25 को अगर ले लिया जाए दोनों माइनस, तो -41 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा n², तो यहाँ से हो जाएगा n² -16n और -25n प्लस 400 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन है n -16 हुआ, और इन दोनों में कॉमन है माइनस, कॉमन है 25 कॉमन, तो n माइनस इसमें 16 भर जाएगा बराबर 0। एक कोष्टक में आ गया n -16, एक कोष्टक में आ गया n -25। n के 2 मान आएंगे, यहाँ पे देखते हैं। अगर यदि n -16 बराबर 0 हुआ तो n बराबर होगा 16, ये एक आंसर ये। अब यदि n -25 बराबर 0 हुआ तो n बराबर होगा 25, ये एक आंसर ये हुआ। n के 2 मान आएंगे, n के 2 मान आएंगे। अब लिया कौन सा जाएगा ये हमें कंफ्यूजन है, क्योंकि एक ही तो लिया जा सकता है। तो इसको समझने के लिए हम आगे करते हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछना था अंतिम पंक्ति में, यानी कि an का मान पूछ रहा था, उसमें कितने लट्ठे आएंगे। तो an भी निकाल लेते हैं। an बराबर होता है फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an भी 2 तरीके से आएगा, क्योंकि n यहाँ पे अलग अलग मान है, एक बार 16 एक बार 25। ये an हम दोनों कंडीशन पे लगाएंगे, तो जब बारी बारी से लगाते हैं, जब n बराबर 16 तब an कितना हो जाएगा, तो an बराबर a यानी कि 20 प्लस n अब 16 रखना है -1 गुणे डी के साथ -1 रखना है, यहाँ पे 20 और प्लस 16, एकदम 16 में से एक जाएगा 15, और 15 में -1 का गुणा होगा तो ये -15 आ जाएगा, -15 प्लस माइनस माइनस हुआ तो 20 - 15 यानी कि 5। तो
an का मान आ गया 5। ऐसे ही वो भी लगा लेते हैं, जब n बराबर 25 हो। 16 पे तो लास्ट वाले में 5 आया, 25 पे देखते हैं कितना आता है। तो इस हिसाब से an कितना आ जाएगा, तो 20 प्लस, क्योंकि यहाँ पे a 20 प्लस n माइनस 1 यानी कि 25 माइनस 1 और गुणे माइनस 1, d का मान -1। यहाँ पे 20 है प्लस 25 में से कटेगा 24 और 24 में 1 का गुणा होगा, -1 का गुणा होगा तो -24। 20 है और प्लस प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, यहाँ पे आ गया -4। अब आप ही बताइए, माइनस में क्या कोई संख्या हो सकती है, माइनस में लट्ठों की संख्या हो सकती है? तो नहीं, तो इसको हम अग्राह्य मान लेंगे, अग्राह्य, नेग्लेक्ट, खत्म कर देंगे। तो अब हमें समझ में आ गया n कौन सा सही है। इस पे तो माइनस आ जा रहा है 25 पे, इसका मतलब सही क्या है, 16। तो पंक्तियों की संख्या बराबर 16 और अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या ये बराबर कितना आ गया, 5। तो ये दोनों आंसर रहे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न। क्वेश्चन ये है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। अभी तक आपने बहुत सारे दौड़ सुने होंगे, ये एक आलू दौड़ है, यानी कि कई सारे आलू ऐसे लाइन में रखे गए हैं और एक बाल्टी रखे है कि दौड़ के आलू को लेके आना है, रखना है, फिर लेके आना है, फिर रखना है, ये काम करना है। उसके बाद जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर रखी गई है, बाल्टी जो है पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर रखी गई है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। हर आलू का बीच का दूरी कितना है, 3 मीटर। तो इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं। उसके बाद प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर फिर वापस बाल्टी में डालती है। ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, ये हमें बताना है। उसको साथ में ये नहीं कि सब आलू साथ में हम उठा लिया, 10 आलू ला के बाल्टी में रख दिए, ये नहीं करना है। दौड़ के जाना है, आलू उठाना है, रखना है, फिर जाना है, फिर आना है, फिर जाना है, फिर आना है। तो ऐसे में उसने कुल कितनी दूरी तय किया, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे बाल्टी रखी गई है और यहाँ पे पहला आलू है। बाल्टी से आलू के बीच का दूरी है 5 मीटर। उसके बाद हर आलू 3 मीटर पे है। हर आलू कितने मीटर पे है, 3। ऐसे ही 10 आलू रखे गए हैं, टोटल 10 आलू 3-3 मीटर पे, ये सब 3-3 मीटर पे होंगे। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि उसने कुल कितनी दूरी तय किया। अच्छा आप लोग बताइए कि बाल्टी से आलू तक जाएगी, पहले तो गई 5 मीटर, फिर वापस बाल्टी तक आएगी 5 मीटर, यानी कि पहले कंडीशन में उसने कितना दूरी तय किया, 5 5 10, यानी कि पहले कंडीशन में उसने कितना दूरी तय किया, 5 और 5 10। तो पहली स्थिति हम बनाएंगे क्या, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार यही चीज हो गया, यानी कि 10। ऐसे ही दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी, इसमें भी जो भी काम करेगा 2 बार, तो 2 गुणे, अब इस बार ये दूरी कितना हो जाएगा, 5 तो यहां से यहां तक था, आलू कितना है, दूसरा आलू 3 मीटर और, यानी कि 5 + 3 यानी कि 8, तो 8 दूनी 16। तीसरी स्थिति, अच्छा 3 स्थिति तक लिखते हैं, फिर इसी हिसाब से हो जाएगा। 2 गुणे, अब इस बार बताइए, 5 तो ये था, अब इस बार 2 आलू है तो 3 और 3 6 हो जाएगा, तो 6 5 11 दूनी 22। इसी प्रकार से 10वीं स्थिति तक हमें निकालना होगा। हमें योगफल से मतलब है, अब हम निकालते हैं योग। हमें कुल दूरी से मतलब है, यानी कि योगफल। योगफल के लिए सूत्र क्या है, SN = n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है? तो n कितना है? 10 स्थितियां हैं, 2 गुणे ए यानी कि पहली स्थिति 10 है, प्लस n यानी कि 10 स्थिति तक निकालनी है, और डी कितना इससे ज्यादा है? 6 ज्यादा है। ये कटेगा 5 बार में, तो 5 फिर कोष्टक में 10 दूनी 20 हुआ, प्लस 10 में से एक जाएगा 9 और 9 छंग 54 हुआ। तो ये 5 गुणे 20 में 54 जोड़ेंगे तो 74 आ जाएगा। गुणा करेंगे 5 चौक 20 और 5 सते 35 और 2 37, तो 370 मीटर उसने कुल दूरी तय किया, 370 मीटर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये पूरी प्रश्नावली खत्म होती है। वैसे तो इसमें एक प्रश्नावली और है जो कि क्या है, ऐच्छिक प्रश्नावली कहते हैं, मतलब इच्छा हो तो लगाइए या इच्छा ना हो तो मत लगाइए, और वो बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये उसके अंदर लिखा गया है, पेज के नीचे वहां पे लिखा गया है कि ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, एनसीईआरटी में नहीं शामिल है, केवल ये बच्चों को लगाने के लिए क्वेश्चन है। अगर आपका मन कर रहा है तो आप उसको लगाइए, नहीं मन कर रहा है तो छोड़ दीजिए। जहां तक आपको पढ़ना था वहां तक हमने बता दिया। तो उम्मीद है आपको ये पूरी प्रश्नावली बड़े अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद वाली जो ऐच्छिक प्रश्नावली है उसके किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। तो अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।